अब आ जाते हैं अपन क्रिस्टलाइजेशन पे। अभी तक हमने पढ़ लिया मेटल्स के बारे में, प्योर मेटल्स के बारे में, क्रिस्टल कैसे बनते हैं। अब अपन आएंगे क्रिस्टलाइजेशन में। क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है? क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या करते हैं, लिक्विड मेटल को कूल करते हैं, और उस कूलिंग के बाद जो पहला क्रिस्टल बन करके आता है, पहला एक क्रिस्टल बन करके आता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। मतलब हम हीट को रिलीज करते हैं यहाँ से, हीट को और रिलीज करते हैं, और हीट रिलीज होने के साथ साथ जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं आसपास में, वो क्या करते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, और इस तरह से कंबाइन होने के बाद एक पर्टिकुलर टाइप का क्रिस्टल डेवलप करते हैं। अब कुछ भी क्रिस्टल किसी भी तरह का हो सकता है, या किसी भी शेप साइज का हो सकता है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, आपको हेक्सागोनल शेप का क्रिस्टल दिख रहा है, तो ये जो है इसी को कहा जाता है न्यूक्लिएशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन यानी पहला क्रिस्टल बन करके आना, या ये जो दिख रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे एटम्स हैं, ये लिक्विड फेस में है, ये लिक्विड कंडीशन में है। इस लिक्विड कंडीशन के जैसे ही अब इसकी हीट जो इसमें क्या है, हाई हीट कंटेंट है, हीट इसके अंदर स्टोर्ड है पहले से। अब जैसे आप इसकी हीट को रिलीज करोगे तो न्यूक्लिएशन प्रोसेस के दौरान, ये न्यूक्लिएशन प्रोसेस की वजह से पहला न्यूक्लियाई बनेगा और उसमें क्रिस्टल डेवलप होगा। ये जो क्रिस्टल है, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि ये जो क्रिस्टल है, जो आपका मोल्ड होता है, मोल्ड के सरफेस पे यहाँ बनता है। ठीक है, ये पहला क्रिस्टल यहाँ बनता है, जो कि बनने में बहुत समय लेता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, क्रिस्टल की ग्रोथ होती है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे साइज छोटा था और एक साइज जो है ये इंक्रीज हो गया। इसका मतलब जब आपका क्रिस्टल पहला बनेगा, समय ज्यादा लेगा, लेकिन छोटा क्रिस्टल बनेगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके क्रिस्टल के साइज जो है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होते जाते हैं, ग्रोथ होती जाती है, और ये आपस में चिपक करके बनते जाते हैं, और ये पूरा एक सॉलिडिफाइड स्ट्रक्चर बन करके आ जाता है जब कंप्लीटली ये कूल हो जाता है एट रूम टेम्परेचर, कूल एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस तरह से ये हमारा क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है, वेयर द एटम्स और मॉलिक्यूल आर हाईली ऑर्गेनाइज इनटू स्ट्रक्चर नोन एज क्रिस्टल। इसका मतलब ये है, एटम मॉलिक्यूल, यहाँ पे मान लीजिए एक एटम होगा, यहाँ पे एक एटम होगा, यहाँ पे एक एटम होगा। ये जो एटम आपको दिख रहे थे, ये यहाँ पे दिख रहा है रैंडम कंडीशन में। लिक्विड फेस में क्या होता है, लिक्विड फेस में कहीं पे भी मूव करते हैं, वो ऐसे ऐसे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, है ना, जहां मूव कराना मूव कर सकते हैं। लेकिन जब भी क्रिस्टलाइजेशन होगा, ये जो एटम्स हैं, ये क्या होंगे, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे और आपस में अपने आप को कंबाइन कर लेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल है, किस तरह की उसमें हमने इम्प्योरिटीज मिलाई है, या पहले से कोई अपने एलॉय बनाने की कोशिश करी, तो उसके हिसाब से ये जो स्ट्रक्चर है, ये डिपेंड करता है हमारे मटेरियल पे, कौन सा मटेरियल है सॉलिडिफाई हो रहा है, या कौन सा मेटल सॉलिडिफाई हो रहा है, या कौन सा एलॉय सॉलिडिफाई हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है हमारा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके तीन तरीके होते हैं, जो क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस होती है, इसके तीन तरीके होते हैं। हालांकि जो हम पढ़ रहे हैं वो आपका ये क्रिस्टलाइजेशन पढ़ रहे हैं, वो तीन तरीके से हो सकता है। पहला होता है प्रेसिपिटेशन फ्रॉम अ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि कोई लिक्विड है, उसमें से हम प्रेसिपिटेट करते हैं, जैसे आपने केमिस्ट्री में किया होगा, जब हम केमिस्ट्री में लैब में प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो एक प्रेसिपिटेशन एक प्रोसेस आती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे लिक्विड के अंदर जो भी सॉल्यूट मिला हुआ है पहले से, उस सॉल्यूट को क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट करते हैं, जमाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर पानी, कोई गंदा पानी का ग्लास है, या किसी कंटेनर में गंदा पानी, उसमें अगर हम क्या करते हैं, फिटकरी को घुमा देते हैं, ठीक है, एलम को घुमाते हैं, तो एलम घुमाने के बाद क्या होता है, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, जो भी इसमें पार्टिकल्स होते हैं, गंदे पार्टिकल जो है वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, नीचे जम जाते हैं। इसी को कहते हैं, ये भी प्रकार का सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। दूसरा होता है ये, हालांकि ये हमारे काम का नहीं है। दूसरा आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये है फ्रीजिंग एक प्रकार से। फ्रीजिंग का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लिक्विड स्टेट में है, तो हम क्या करेंगे, उसको ठंडा करेंगे, फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट में लाएंगे, और ये इसी तरह से ये फ्रीज हो जाएगा, ये जम जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर रूम टेम्परेचर से ऊपर है तो ऐसे होगा, और रूम टेम्परेचर से हमको नीचे ले जाना तो भी फ्रीजिंग होती है। जैसे हमने आइस क्यूब की बात करी थी हमने, तो आइस क्यूब में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को डाउन करते हैं और वो फ्रीज हो जाता है। तीसरा तरीका होता है, ये बहुत कम देखने को मिलता है, जो कि आपको, इसमें होता क्या है कि गैसियस से, देखिए हम जब भी बात करेंगे, जैसे आइस की बात करें, तो आइस कैसा है, पहले क्या आता है, आइस सॉलिड स्टेट में होता है, फिर उसके बाद वो हीट देने पे किस स्टेट में जाता है, वो लिक्विड स्टेट में जाता है। ये हमने हीट दी यहाँ पे, और फिर उसके बाद आप हीट दोगे तो वो किस स्टेट में जाएगा, इट विल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अब कई जगहों पे ऐसा होता है कि जो वेपर है, या वेपर या गैस की बात करें, ये जो वेपर या गैस है, जब हम इसको ठंडा, आपको वापस से हीट, आप
हाँ वापस अगर हम इसको ठंडा करेंगे, अब हम कूल करते हैं तो कूल करने पे वापस पहले कंडीशन में ये लिक्विड बनेगा, दूसरी कंडीशन में जाकर के सॉलिड बनेगा। ज्यादा टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से नीचे ठंडा करोगे तो फिर तो वापस आइस बन जाएगी। लेकिन कुछ कंडीशन में ये वाला जो स्टेप है ये स्किप हो जाता है और डायरेक्टली जो हमारा गैस से कन्वर्ट होता है, किसमें, गैस से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सॉलिड में। तो ये जो है बहुत रेयरली मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस और 3 तरह से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है। फर्दर अब क्रिस्टलाइजेशन में आप देखिए, जो अभी मैंने आपको बताया, इसी को थोड़ा सा और एक डायग्राम से समझाया गया है कैसे होता है। क्रिस्टलाइजेशन ऑकर्स इन 2 मेजर स्टेप, 2 स्टेप्स में होता है। एक स्टेप ये दिख रहा है आपको, स्टेप नंबर 1, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, ये स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप 01। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है स्टेप नंबर 2 है, स्टेप 02। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम वो मॉलिक्यूल्स जो है आपके, अगर हीटेड कंडीशन में है तो आपस में ये लिक्विड कंडीशन में होंगे तो ये फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हीट है। और हीट एनर्जी क्या करती है, उसको फ्रीली मूव कराती है जो एटम से मॉलिक्यूल्स होते हैं। और उसके बाद जैसे हम उसको ठंडा करते हैं तो वो क्या करता है, न्यूक्लियस बनाने की कोशिश करता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियाइजेशन। ये आपस में मिल करके एक सिंगल न्यूक्लियाई बन जाते हैं और इसके बाद इनकी ग्रोथ होती है। तो सेकंड स्टेप में न्यूक्लिएशन से ये ग्रोथ की तरफ मूव करता है। तो ये ग्रोथ में आपके जो भी एटम, जो क्रिस्टल्स हैं, वो धीरे धीरे करके बड़े होते जाते हैं। यहाँ पे भी आप 4 डायग्राम से आप समझ सकते हैं। नंबर 1 यहाँ पे आप ये फ्री कंडीशन में है, उसके बाद ये आपस में जुड़ जाते हैं। नंबर 2 देन ये क्रिस्टल बनने की प्रोसेस में है। ये देखिए, ये दिख रहा है हल्का हल्का, ये क्रिस्टल बनने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे कंप्लीटली क्रिस्टल्स बन करके आ गए। फोर्थ वाले डायग्राम में आप देखिए, ये क्रिस्टल्स बन जो है, क्रिस्टल डेवलप होकर के आ गए। इनके बीच में जो लाइंस बन के आ गई, मतलब ये डिवाइड कर रहे हैं कि ये एक अलग क्रिस्टल है, ये एक अलग क्रिस्टल है, ये एक अलग क्रिस्टल है। अभी किसी भी शेप में हो सकते हैं। इस तरह से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है। तो दूसरा स्टेप जो है, सेकंड स्टेप इज नोन एज क्रिस्टल ग्रोथ, which is the increase of the size of the particles and leads to the crystal state। मतलब completely crystal state में वो मूव कर जाता है और उसके साइज जो है वो बढ़ने लगते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, देखिए स्पेस लैटिस। स्पेस का मतलब एक फ्री जगह, आसमान में या कहीं भी आप फ्री जगह। लैटिस का मतलब होता है पॉइंट्स। लैटिस मतलब पॉइंट्स की एक स्पेसिफिक पॉइंट, या फिर क्या सकते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल मतलब जो मैं पिछली बार हमने पढ़ा था कि एक स्पेसिफिक टाइप का क्रिस्टल का शेप बनेगा, उसको उसी को वो सबसे बेसिक ब्लॉक होगा। जैसे हमारे ब्रिक्स होता है, मैंने बताया था उस दिन भी कि ब्रिक्स हमारे घर का बेसिक ब्लॉक होता है ना, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, दीवार को या वॉल्स बनाते हैं। तो ऐसे ही हमारे जब क्रिस्टल बनता है या सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होती है तो उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है क्रिस्टल। अब क्रिस्टल लैटिस या बोलो या स्पेस लैटिस बोलो, बात एक ही है। अब इसमें होता क्या है, जो भी हमने अभी पढ़े थे कि हमारे जो एटम्स होते हैं, ठीक है, इस तरह के जो भी एटम्स होते हैं, फ्रीली एटम होते हैं, वो लिक्विड स्टेट में क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, फ्रीली मूव करते हैं, यहाँ से वहां हर जगह मूव करते रहते हैं। लेकिन अगर अब हमें उसको सॉलिडिफाई करना है तो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस के दौरान क्या होगा, वो सारे एटम आपस में कंबाइन होंगे। जैसे ही हीट रिलीज होगी तो ये सारे एटम आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, एक क्रिस्टल बनाने की कोशिश करेंगे। और वही क्रिस्टल जो यूनिट, इसको कहते हैं, इस क्रिस्टल को क्या कहते हैं, यूनिट सेल भी कहते हैं। ये जो यूनिट सेल है ये आपस में मिल करके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे आपको एक एटम यहाँ पे है, ठीक है, एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, ये है। इस तरह से आप देखिए एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम हैं, 8 एटम्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इतने 8 एटम्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये 8 एटम्स जो है वो आपके एक डेफिनेट शेप में अरेंज है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्यूब के फॉर्म में अरेंज्ड है और हर एक क्यूब एक के ऊपर एक अटैच्ड है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो क्यूब है किसी एक्सिस के अलोंग अरेंज है। जैसे ये आपको दिख रहा है ये एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पे देखिए ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। मतलब क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब जहाँ पे 3 एक्सिस आ गई तो बात किसकी हो रही है, 3 डायमेंशनल व्यू की बात हो रही है। यहाँ पे 3 एक्सिस आ जाती है। तो अब ये सारे एटम्स जो है आपके वो अरेंज होंगे, क्या बनाएंगे, एक क्रिस्टल बनाएंगे या यूनिट सेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यूनिट सेल बनाएंगे।
यूनिट सेल बनाएंगे और इन यूनिट सेल से मिलकर के हमारा क्रिस्टल स्पेस है, क्रिस्टल लैटिस बनेगा। तो अब यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है लैटिस इज अ तो लैटिस lattice is a regular geometrical arrangement of points in a crystal space। जियोमेट्रिकल मतलब ऑब्वियस सी बात है, डायमेंशन की बात हो रही है तो इक्वल स्पेस में है, क्योंकि अगर क्यूब है तो इक्वल स्पेस में होंगे। रेगुलर मतलब एक बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न में, वो रेगुलर का मतलब होता है सेम टू सेम पैटर्न में। क्यूब बन रहा है तो क्यूब ही क्यूब बनेगा, अगर अगर आपका क्यूबॉइड बन रहा है तो क्यूबॉइड ही क्यूबॉइड बनेगा, या अगर ट्राइंगल्स बन रहे हैं या इस तरह कोई दूसरे तरह का क्रिस्टल बन रहा है तो सेम वही वही क्रिस्टल बार बार बन करके एक पैटर्न फॉर्म करेंगे। ठीक है, एटम्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ डिस्टिंक्ट पैटर्न इन अ स्पेस कॉल्ड स्पेस लैटिस। यहाँ पे इन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है? लैटिस पॉइंट कहा जाता है। ये जो पॉइंट्स है इनको कहा जाता है लैटिस पॉइंट्स, और इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? हम स्पेस लैटिस बोलते हैं, जो कंप्लीटली बन करके आता है। तो स्पेस लैटिस इज 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ इमेजिनरी लाइंस कनेक्टिंग द एटम्स। मतलब ये जो लाइंस दिख रही है ये हालांकि ये लाइंस होती नहीं है, जो लाइंस हमको बना करके दिखाई गई है, ये जो लाइंस है ये लाइंस होती नहीं है। इनको हमने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि हम ये बता सकें, जस्टिफाई कर सकें कि हमारे एटम्स जो है वो किस तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमको समझने के लिए ये लाइन बनी है, हालांकि ये लाइन होती नहीं है। इस लाइन की जगह क्या होता है, जहाँ पे भी दो एटम्स होते हैं इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ये आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, सॉलिड अगर स्टेट होगी तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है? फोर्स मैक्सिमम होता है। जैसे अगर उसको हीट करते हैं तो वो क्या होता है? लिक्विड स्टेट में आ जाता है। लिक्विड स्टेट में आने के बाद क्या हो जाते हैं? उसके अंदर एनर्जी आ जाती है एटम्स के अंदर, और वो क्या करते हैं? एक दूसरे से आपस में क्या होते हैं? रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकने की कोशिश करते हैं। इसीलिए एटम्स के बीच में जो स्पेस है वो बढ़ जाती है, और इसीलिए एटम्स जो है जो भी मटेरियल है वो लिक्विड फेज में चला जाता है। अगर उसको और हम हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? गैस फेज में चला जाता है। हालांकि मेटल की कंडीशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेटल को पेपर बनाना बहुत ही संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए और पॉसिबल नहीं होता। तो हमारे मेटल की कंडीशन में गैस स्टेज पे नहीं आता। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी आता है, और गैस कंडीशन भी डेवलप होती है। ठीक है, उसके बाद स्पेस लैटिस कैन बी कंसिडर्ड एज ए इनफाइनाइटली एरे। एरे का मतलब आप लोगों को पता होगा, एरे मतलब अरेंज्ड होते हैं। जैसे आपकी क्लास में डेस्क अरेंज होती है ना, ऐसी ऐसी जमी रहती है, तो ये एक प्रकार का एरे है। आपने ऑटोकैड में भी पढ़ा होगा, रेक्टेंगुलर एरे और पोलर एरे, है ना। ये शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, है ना। ये होता है कैसा? रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में जमे होते हैं। एक सर्कुलर एरे होता है, जैसे आपने देखा होगा कोई टेबल रखी है और चारों तरफ चेयर्स रखी हुई है इस तरह से। ये कैसा एरे हो जाता है? पोलर एरे। इनको क्या कहते हैं? पोलर एरे। आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ क्योंकि रिकॉल करना है आपको। हालांकि पढ़ा होगा आप लोग ने, ऑटोकैड में था ये, फर्स्ट ईयर में टीडीए पढ़ा होगा इस पे। उसके बाद क्या था? ऑफ पॉइंट्स इन अ स्पेस सो अरेंज दैट इट गिव्स इट डिवाइडेड स्पेस इनटू इक्वल नंबर ऑफ इक्वल वॉल्यूम एंड नो स्पेस एक्सक्लूडेड। इसका मतलब ये है, जो एक आपको ये जो क्यूब दिख रहा है, ये जो आपको क्यूब दिख रहा है ये वाला, ध्यान से देखिए यहाँ पे ये जो क्यूब है, मैं इसको डार्क कर दे रहा हूँ इस तरह से। ये जो आपको क्यूब दिख रहा है और इसके बाजू वाला जो ये क्यूब है, ये दोनों क्यूब के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा। ये आपस में बिल्कुल ही क्लोजली अटैच्ड होंगे, क्योंकि ये एटम जो ये वाला जो एटम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो आपको एटम दिख रहा है, ये एटम जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वाले ब्लॉक में भी है, ठीक है, इस बॉक्स में भी है, इस बॉक्स में भी है, इस बॉक्स में भी है ना, और इस बॉक्स में भी। सारे बॉक्स में इक्वली डिवाइडेड है। उसके चारों तरफ जितने भी बॉक्स होंगे इक्वली डिवाइडेड। अभी अपन यूनिट सेल समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो। An important characteristics of space lattice is that every point has an identical surrounding। कोई मैंने अभी आपको बताया, जैसे ये आपको दिख रहा है तो ये इसकी चारों तरफ आइडेंटिकल का मतलब एक जैसी सराउंडिंग होगी बिल्कुल। जो एटमॉस्फेयर होगा चारों तरफ का, या एटमॉस्फेयर की बात करें या जगह की बात करें, वो बिल्कुल एक जैसा होगा। सराउंडिंग जो रहेगी बिल्कुल आइडेंटिकल कंडीशन की रहेगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। हाँ, यहाँ पे जो आता है आपका, अब आ जाता है यूनिट सेल। ये जो दिख रहा है यूनिट सेल, ये क्या होता है? यूनिट सेल तो मैंने आपको बता दिया, जैसे अभी हमने देखा था अभी वो डायग्राम में। ये जो दिख रहा है आपको, ये रेड कलर का जो क्यूब बना हुआ है ना, ये जो रेड कलर का क्यूब बना हुआ है,
यही है यूनिट सेल। अभी आपने देखा ये अरेंज होता है ना आपस में। अब इनके हमको एटम्स को कैलकुलेट करना पड़ता है, तो यहाँ पे भी देखिए बना हुआ है और सिंप्लीफाइड करके बनाया गया। एक्स एक्सिस है यहाँ पे, है ना, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तीन एक्सिस के बीच में मान लीजिए एक सिंपल सा क्यूब आपका यूनिट सेल रखा हुआ है और इसमें कितने एटम्स है, 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 एंड 8, ये रहा है 8। तो 8 एटम्स आपको दिख रहे हैं यूनिट सेल के अंदर अरेंज है। लेकिन हो सकता है अभी ये तो सिंपल वाला है इसीलिए अब में 8 है, और अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे सेंटर में भी आएंगे, फेस में भी आएंगे, बॉडी के बीच में भी आएंगे, तो वो थोड़ा सा एक अलग तरह की चीज है। अब इसमें अगर 8 एटम्स हैं तो इन एटम्स के बीच में इनके दो पैरामीटर्स आते हैं। दो पैरामीटर्स कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है आपका पहला पैरामीटर क्या आएगा, इसकी लेंथ, यानी कि साइड की लेंथ, साइड लेंथ, जो भी एटम्स है उनके बीच में जितना डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, साइड लेंथ बोलेंगे। अब इसको डिफाइन किससे करते हैं, ए बोल दो या बी बोल दो या सी बोल दो, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ ए बी सी मतलब 3 है इसके, ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हालांकि क्यूब क्यूब है तो सारे जो रहेंगे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी के बराबर ही रहेंगे, आपस में एक जैसे होंगे। और दूसरा पैरामीटर आता है, दूसरा पैरामीटर क्या होता है, एंगल। एंगल मीन्स कि दो एक्सेस के बीच में क्या एंगल। आप यहाँ देख रहे हैं आपको 3 एंगल देखने को मिलेंगे, अल्फा, बीटा और गामा। ये जो तीनों एंगल दिख रहे हैं आपको एक्सेस के बीच में है। एक्स आपका जो अल्फा है वो किसके बीच में है, वाई और जेड के बीच में है। बीटा किसके बीच में है, एक्स और जेड के बीच में है, ठीक है। और जो गामा है वो किसके बीच में है, एक्स और वाई के बीच में है। ये आप देख रहे हैं 3 तरह के जो आप दो पैरामीटर है, एक आपका लेंथ है, साइड की लेंथ, और दूसरा आपका है एंगल। अब इसी को हम बार बार अरेंज करते जाएंगे, किसी में ए बी के बराबर होगा, किसी में ए, तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, और किसी में एंगल्स का वेरिएशन आएगा। जो हम लोग कॉम्बिनेशन निकालते हैं, डिफरेंट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना कि किस तरह के कितने सारे हो सकते हैं, मैथमेटिक्स में आपने किया हो कितने पॉसिबल वे हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे पॉसिबल वेज होंगे जिनकी वजह से ये एक अलग अलग स्ट्रक्चर बन करके डेवलप होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, अब यहाँ पे देखिए ये जो यूनिट सेल है इसको अगर हम थोड़ा सा और जूम करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जो एटम है, ये जो एटम है ये एक स्फीयर का फॉर्म है। किसका फॉर्म है, ये स्फीयर का फॉर्म है, या आप बोल सकते हैं बॉल जैसा है। कैसा है, एक बॉल के जैसा। अगर हम इस बॉल के सेंटर में, इस बॉल के सेंटर में अगर हम मान के चलेंगे, जैसे ये आपको दिख रहा था ये सेंटर हो गया इस बॉल का। अब इस सेंटर में देखेंगे आप, ये वाला यूनिट सेल है जो आपको रेड कलर से दिख रहा है, ये जो आपको रेड कलर से यूनिट सेल दिख रहा है, ये वाला जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में इस स्फीयर का कितना हिस्सा आएगा। ऑब्वियस सी बात है ये जो हिस्सा होगा इसके अंदर आएगा, बाकी हिस्सा बाहर चला जाएगा। और ये जो इसके अंदर जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा है ना, ये कितना हिस्सा होगा, इसका पार्ट कितना आएगा, ये आएगा 1/8। 1/8 तो एक स्फीयर का 1/8 जितना भी वॉल्यूम होगा उसका 1/8 पार्ट आएगा। अब इसको हमको क्या करना है, इस पूरे यूनिट सेल के अंदर वॉल्यूम निकालना। अगर हमें कितना वॉल्यूम आया एटम का, एटम्स के कितने वॉल्यूम आए तो आप निकालेंगे। सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कितने एटम्स हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एटम्स है ना। तो यहाँ पे देखिए 8 एटम्स हो गए, और एक यूनिट सेल के अंदर कितना वॉल्यूम आ रहा है, 1/8 वॉल्यूम आ रहा है। तो ये कितने हो जाएंगे, 1। इसका मतलब ये कट करके आ जाएगा वॉल्यूम 1। इसका मतलब ये है कि अगर यूनिट सेल सिंपल यूनिट सेल होगा इस तरह का, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, ये एटम्स कितने आएंगे, एक एटम आएगा एक यूनिट सेल के अंदर। अब मान लीजिए इन दूसरी कंडीशन में यहाँ पे भी अगर हम एटम जोड़ देते हैं, यहाँ पे भी एटम जोड़ देते हैं, यहाँ पे भी एटम जोड़ देते हैं, है ना, फेस में जोड़ते हैं, इसके जो फेस है इस पे जोड़, जैसे आप देखिए यहाँ अगर इस फेस पे आ गया, इस फेस पे आ गया, है ना, और इस लेंथ के बीच में आ गया, तो कंडीशन हर बार चेंज होती जाएगी। तो ये डिफरेंट पैटर्न बनेंगे। जब हम आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे पैटर्न बन के आएंगे, इसकी वजह से ये अलग अलग वॉल्यूम लिख लेगा। यही होता है यूनिट सेल। ये पूरी जो कैलकुलेशन है, ये आप कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन एटम्स का, एक बॉक्स के अंदर जितने भी एटम आएंगे उसका वॉल्यूम निकालेंगे और आपको पता चल जाएगा कि यूनिट सेल के अंदर कितना वॉल्यूम है। ये हमको कैलकुलेट करना पड़ता है कई बार। अब इसमें लिखा हुआ है
स्मॉलेस्ट वॉल्यूम दैट कंटेन्स द फुल पैटर्न ऑफ रिपीटेशन इज कॉल्ड यूनिट सेल। ये तो पहले बता दिया, स्मॉलेस्ट पैटर्न होता है। आइडेंटिकल यूनिट सेल्स मस्ट कंप्लीटली fill the space when they are packed face to face, thus generating a space lattice। मतलब यही है कि हम यूनिट सेल को आपस में चिपकाते जाएंगे, जैसे ईंटों को हम जोड़ते जाते हैं, ईंटें रखते हैं, फिर उसके बाद हम क्या रखते हैं, सीमेंट लगा देते हैं, फिर ईंटें रखते हैं, फिर सीमेंट लगा देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात आपने देखा होगा कि जब दीवार बनती है तो कहीं पे भी बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, ईंट रहती है, फिर सीमेंट रहती है, फिर ईंट रहती है, फिर सीमेंट रहती है, फिर उसके बाद फिर से सीमेंट बिछा देते हैं, फिर से ईंट का पैटर्न लगाते जाते हैं। तो यही चीज हम यहाँ कर रहे हैं, इससे स्पेस लैटिस बन जाएगा और ईंटों से क्या, ब्रिक्स से क्या बनती है, वॉल्स बन जाती है। फिर उसके बाद इफ द यूनिट सेल इज सो चूजन दैट इट कंटेन्स अ लैटिस पॉइंट ओनली एट इट्स कॉर्नर, इट इज कॉल्ड अ प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये जो हमारा यूनिट सेल अभी मैंने आपको बताया, ये कौन सा यूनिट सेल है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब सबसे सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल, सबसे सिंपल यूनिट सेल है ये, ठीक है, जिसको हमने समझा है अभी। और इससे आपको आगे के सारे यूनिट सेल समझ में जाएंगे कैसे हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद ये है primitive unit cell contains only one lattice point because each point at the 8 corner is shared equally with the 8 adjacent corner। वही जो मैंने आपको ऊपर बताया कि एक एटम जो है वो क्या होगा, एक यूनिट सेल के अंदर 1/8 ही आएगा, 1/8 पार्ट ही आएगा उसका, और बाकी जो हिस्सा है, बाकी जो 7 हिस्से बचेंगे, वो 7 हिस्से किस में चले जाएंगे, दूसरे सारे एटम्स में जो उसके एडजेसेंट में है, उसके बाजू में जो है एडजेसेंट जो एटम्स हैं उनके एडजेसेंट यूनिट सेल के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर, यूनिट सेल के अंदर चला जाएगा। तो यही सारी चीज के अंदर लिखी हुई है, हालांकि मैंने आपको समझा दिया पहले, बस आप इसको नोट कर लेना कॉपी में।